हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हो सब? हेलो प्रीति। बाकी और सब कैसे हो? सबसे पहले ये बता दो, आवाज़ और स्लाइड क्लियर दिख रही है? जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग शालिनी। मैं बढ़िया हूँ प्रीति, बस थोड़ा सा गले में दिक्कत है। बस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थोड़ा मौसम बदल रहा है इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। नमस्ते लिपि, कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? अब समय नहीं है तुम लोगों के पास, और सिलेबस भी देखो, हम लगभग 60% सिलेबस, यूनिट वाइज मत देखो, हमने 60-70% सिलेबस कवर कर दिया है। कल तुम लोगों को हम एक पीडीएफ भेजेंगे काव्य इस पर, प्रयोजन मूलक और समाचार पत्र पर। कुछ ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं होगा, उस पीडीएफ को एक बार देख लेना। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रयोजन मूलक और समाचार पत्र पर COT PG के रिगार्डिंग, वो मैं एक बार करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं। अब बचेगी इसके बाद लास्ट की तुम लोगों की यूनिट COT PG वालों के लिए व्याकरण की, उसे भी कर लेंगे 1-2 क्लास में। तो अब तुम लोगों को खुद से रिवाइज करना है बार बार इन सब चीज़ों को। रिवीजन के साथ साथ जो तुम लोगों ने एक बुक किताब प्रेफर किया होगा, उस किताब को बार बार पढ़ो। ठीक है, एक बार जल्दी से जो भी हो अपने अपने दोस्तों को, बाकी और लोगों को शेयर कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो हम 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। 53 हो रहा है, 55 तक हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भी लोग COET PG के अलावा UGC नेट अदर स्टेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी नाटक की शुरुआत इस समय कर दिए हैं। 2 क्लास हो चुकी है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। हम लाइन बाय लाइन पूरे नाटक को पढ़ रहे हैं। आगे हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद ध्रुव स्वामी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी में हम इसके पैरेलल यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 यानी भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, मैंने पीडीएफ बारी बारी से भेजा तो है। जो भी नहीं भेजा है ग्रुप में बताना कौन सा पीडीएफ चाहिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है रिपी, जिस भी पीडीएफ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, पर्सनली बता देना कि पीडीएफ चाहिए और ये ग्रुप में डाल दो, तो मैं ग्रुप में सबको डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई मुझे बता दिया करो, थोड़ी सी मतलब थोड़ा काम भी इतना ज़्यादा होता है कि याद नहीं रहता बहुत ज़्यादा। टेस्ट तुम लोगों के सही चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है तुम लोगों का टेस्ट कम पड़ रहा है? टेस्ट जल्दी जल्दी क्रिएट करने में थोड़ी सी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टेस्ट तुम लोग बहुत कम दे पा रहे हो? जितना दो प्रॉपर दो, वहाँ से मतलब ये हो कि पार्टिकुलर वहाँ से एक भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, 55 हो गया। अब हम क्लास स्टार्ट करें? हम अब क्लास स्टार्ट करें? लिपि, शालिनी, प्रीति, जल्दी बताओ। ठीक है, आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति और काव्य लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक, अब मैं भी, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि राइटिंग आपकी बहुत गंदी होती है, तो मैं भी अब कोशिश करूँगा बहुत अच्छा लिखने की। मतलब मैं, हर एक आदमी अपने हिसाब से अगर अपने रिगार्डिंग बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करता है, तो मैं भी अब बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द शक्ति या फिर शब्द शक्ति होता क्या है, शब्द शक्ति कहते किसे हैं। जब आप लोगों के सामने ये शब्द आता होगा शब्द शक्ति, तो आप लोगों के अंदर यही आता होगा ना कि शब्दों में भी अपनी शक्ति होती है। तो वो कौन सी शक्ति होती है जिसकी वजह से हम उसे शब्द शक्ति कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई भी शब्द जब आपसे कहा जाता है तो उसका पार्टिकुलर अर्थ होता है, या फिर उसी शब्द के कई बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, प्रतीकों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। अलग अलग परिवेश में आप जाओगे तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आपको दिखाई देंगे।
समय, काल, वातावरण सब कुछ कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है किसी भी शब्द के अर्थ के ऊपर। तो किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है ना, उस अर्थ में उत्पन्न होने वाली जो शक्ति होती है, निश्चित तौर पर हम उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द के अंदर से जो अर्थ निकल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से आप निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और यह शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक जो है वो है अभिधा, ठीक है, ध्यान दो आप लोग। दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ठीक है, इस तरह सब क्या होता है, व्यंजना। ठीक है, तो इसके परिभाषाओं को देखो। ये दृष्टि का जो मटेरियल है मैंने वहीं से इसको उठाया, क्योंकि वहाँ ठीक था, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ कट पिट किया है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसे प्रॉपर समझा दूंगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम अभिधा को देखते हैं। अभिधा ये होता है कि जहाँ स्मृति यानी अपने पूर्व की चीज़ों से, बुद्धि यानी अपना बुद्धि दिमाग का प्रयोग करके, अनुभूति यानी अनुभूत करके, अनुभव करके, और शब्द कोशादि के आधार पर, यानी आपके अंदर कितने शब्द का कोश है के आधार पर कहे गए शब्द के सुनते ही सबसे प्रथम जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ को कहने वाला शब्द वाचक कहलाता है, और जिस शक्ति द्वारा यह अर्थ मालूम होता है उसे अभिधा कहते हैं। तो मोटी मोटा आप ये समझिए कि अगर कोई वाक्य किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है तो उसको सुनने के बाद या फिर शब्द को सुनने के बाद सबसे पहले जो आपके दिमाग को प्रभावित करता है, या फिर जैसे मैं तुमको मारूंगा, ठीक है, या फिर तुम शाम को आना, ये कैसा सीधे तौर पर लग रहा है, मैं तुमको मारूंगा यानी मारूंगा, शाम को 4 बजे आना, सीधे कहा जा रहा है शाम को 4 बजे आना, तुमको सीधे तौर पर समझ में आ रहा है। मुझे खाने में चावल और दाल चाहिए, इससे सीधा क्या लग रहा है कि मतलब सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके सामने वाक्य आते हैं या फिर शब्द आते हैं तो निश्चित तौर पर वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत जाता है, अभिधा वाक्य होता है। ठीक है, इसके बाद हम लक्षणा को देखेंगे। अभिधा क्लियर है, समझ में आया? जल्दी बता दो। अभिधा में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा इसको। आप बैचलर में, बीए में पढ़ा होगा आप लोग, आपने कोई एमए में होगा तो एमए में भी पढ़ा होगा, और बाकी अन्य जगह भी आप लोग कहीं ना कहीं से तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आगे हम बढ़ें अब लक्षणा की तरफ। हाँ, सिलेबस में था सेमेस्टर के, ठीक है, अच्छी बात है। आगे हम देख रहे हैं इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति में जब अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे तुरंत आप उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, आपको उसमें परेशानी हो रही है, समस्या क्रिएट हो रहा है, द्विअर्थी बातें हो रही हैं उसमें, एक अर्थ उस शब्द का नहीं निकल रहा है, आपको समझने के लिए वाचक से दोबारा आप उससे बात करने की आपको आवश्यकता है, समझने की क्लियर करने में आपको दिक्कत आ रही है उस शब्द को,
तो निश्चित तौर पर इस तरह का वाक्य, इस तरह के शब्द आपके सामने जहाँ भी आएंगे वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। आप ये परिभाषा देख सकते हैं। इसमें मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी मुख्यार्थ जो मुख्य अर्थ देने वाला शब्द है, यानी शब्द का मुख्य अर्थ कुछ और निकलेगा लेकिन हम कुछ और समझ रहे हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रणाम रेणु। और उसमें जो है लक्ष्यार्थ उसे कहते हैं। लक्ष्यार्थ के वाचक शब्द को लक्षक कहते हैं और लक्ष्यार्थ निर्धारणी शक्ति को लक्षणा कहते हैं। मुख्यार्थ को ग्रहण न करने का कारण कोई कवि, लोक परंपरा, इन द सेंस की उसकी कोई योजना हो सकती है, उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, वाचक का कुछ उद्देश्य हो सकता है उस लक्षण शब्द के कहे जाने के पीछे। ठीक है, अब वो किस उद्देश्य से कह रहा है, आप किस उद्देश्य से उसको ग्रहण कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो कंट्राडिक्टरी पोजीशन है ना, जिस निश्चित तौर पर वही जो है शब्द लक्षणा शब्द शक्ति या फिर लक्ष्यार्थ होता है। ठीक है, बस अभी 5 मिनट से चल रही है, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ। और लक्षणा के दो भेद होते हैं। वैसे लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और रूढ़ा के भी अपने अलग भेद होते हैं और प्रयोजनवती के अपने भेद होते हैं, लेकिन अभी हमने केवल रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा पढ़ना है। एक ऐसा शब्द जो अपने आप में रूढ़ हो गया है और एक ऐसा शब्द जो किसी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वो उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। जो शब्द अपने आप में रूढ़ हो गया है, रूढ़ में प्रचलित होने के कारण वो लक्षणा शब्द शक्ति का रूप ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको भी देख लेंगे, इसके अर्थ को, कि जहां मुख्यार्थ को ग्रहण करने में कवि या लोक परंपरा के कारण रुकावट पड़े वहां रूढ़ी लक्षणा होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि फली सकल मन कामना लुट्यो अगणित चैन। इसमें देखिए मनकामना जो है कोई वृक्ष नहीं है, यानी फल क्या है, वृक्ष में ही लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनकामना कोई वृक्ष नहीं है कि फले, और चैन कोई धन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चैन भी है और चैन कोई धन नहीं है। ठीक है, कि लूटा जा सके, पर ऐसा कहने की एक रूढ़ी चली आ रही है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और इसका अमूमन प्रयोग हम लोक भाषा में, लोक परंपरा में कहावत आप समझ सकते हैं, मुहावरा समझ सकते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं। अतः यहाँ फली का अर्थ पूर्ण हुई तथा लुट्यो का अर्थ प्राप्त किया आदि करना होगा, इसलिए यहाँ रूढ़ी लक्षणा होगी। इसके भी दो भेद होते हैं, गौड़ी और शुद्धा। हमें इस पर नहीं जाना है, हमें केवल रूढ़ा और प्रयोजनवती पढ़ना है। निश्चित तौर पर आपको केवल 3 समझना है। इसके भेद का नाम भी अगर आप जान लेते हो ना, आप केवल 3 शब्द शक्ति को समझिए, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। बस ये समझना है कि इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और आपसे एग्जाम में वहाँ से कोई पंक्ति देगा, वो किसी न किसी शब्द शक्ति से संबंधित होगा, आपको उस शब्द शक्ति की तरफ जाना होगा। प्रणाम शबनम। प्रयोजनवती लक्षणा को हम देखते हैं, जहां किसी प्रयोजन के कारण अर्थात किसी उद्देश्य के कारण, ठीक है, उद्देश्य के कारण मुख्यार्थ में बाधा आ पड़े, यानी मुख्यार्थ में जो मुख्य अर्थ है, प्रेषक यानी सेंडर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में, सेंडर अगर कोई बात अपनी भेज रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, जब तक रिसीवर के पास जा रहा है, क्या वो जो सेंडर भेज रहा है वही बात रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेम वही बात एक्सेप्ट कर रहा है तब तो उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। वो पूरी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, उसके जो घटक हैं वो निश्चित तौर पर उनका जो उद्देश्य है वो पूरा करवाने में, सेंडर के उद्देश्य को पूरा करवाने में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा रहे हैं। लेकिन अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, सेंडर और रिसीवर के बीच, सेंडर जो कहना चाह रहा है, रिसीवर अगर वो ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे
अभी चुनाव का माहौल था, इसमें किस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसके अलग अलग तरीके से लोग उस पर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। तो और अक्सर जो है लक्षणा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग जो है पॉलिटिशियन करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी किसी ना किसी तरह का उद्देश्य उनका होता है, प्रयोजन होता है कुछ भी कहने के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे। इसके एक उदाहरण को आप देख सकते हैं, मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, इसको समझ सकते हो कि यहाँ रामचंद्र जी को रत्न धन कहा गया है। रत्न धन का मुख्यार्थ धन संपत्ति, किंतु यहाँ ईश्वर भक्ति सूचित करने के प्रयोजन में रतन धन का अर्थ सर्वशक्तिमान या अत्यंत सुखदाई का प्रतीक है वो शब्द। ठीक है, मतलब मैं सुखी हूँ, मुझे और किसी धन की आवश्यकता नहीं है, मैंने राम रतन धन पा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पूरे वाक्य में। अगला लास्ट अंतिम शब्द शक्ति हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, और इसको समझना थोड़ा सा जटिल भी होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति निश्चित तौर पर ये व्यंग्यार्थ की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यंग्य करता है आपको लेकर के, आप किसी को लेकर के व्यंग्य करते हैं, उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो आप कहना किस पर्पस से कहना चाहते हैं, सुनने वाला जिसको कह रहे हैं वो किस तरीके से ग्रहण कर रहा है, उसके आसपास के लोग उसे किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग शक्तियां, अलग अलग अर्थ निकलता हुआ व्यंजना शब्द शक्ति या फिर व्यंजना शब्द के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि जहां पर, और सबसे बड़ी बात, जहां पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों फेल हो जाते हैं अर्थ ग्रहण करने में, वहां पर व्यंग्यार्थ जो है व्यंजना शब्द शक्ति प्रकट होता है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध होता है, यानी इन दोनों के अलावा, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस शब्द शक्ति में जिस शब्द से यह अर्थ प्राप्त होता है उसे व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। यानी जहां व्यंजना शब्द पर निर्भर होती है, यानी केवल शब्दों पर निर्भर होती है, वहां शाब्दी व्यंजना होता है। और जहां पर व्यंजना जो है अर्थ पर निर्भर होता है, वहां पर आर्थी व्यंजना होता है, यानी उसके अर्थ पर निर्भर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, शब्द और अर्थ ध्यान रखिए। और इसके दो उदाहरण आप ध्यान में रखिए। कई बार ये एग्जाम्पल पूछा गया है कि निम्न में से शब्द शक्ति बताइए, या फिर उपरोक्त दिए गए कथन की शब्द शक्ति है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये दोनों उदाहरण आप ध्यान रखिए। चीर जुओ जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी वे ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पर हलधर जो शब्द है इसको लेकर के यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। हलधर के दो अर्थ माने गए हैं। एक हलधर यानी कि जो कृष्ण के भाई हैं बलराम, उन्हें भी हलधर कहा गया है। ठीक है, और दूसरा हलधर यानी बैलों के पीठ पर हल रखा जाता है ना, तो बैल से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, यानी बलराम और बैल दो यहाँ पर इसके अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के। ठीक है, और एक शब्द और है वृषभानुजा, जिसमें राधा और गाय। ठीक है, वृषभानुजा राधा को भी कहा गया है और गाय को भी वृषभानुजा कहा गया है। ठीक है, नमस्ते राहुल, कैसे हो? आगे देखो, इसमें एक एग्जाम्पल और ध्यान में रखो। वो एग्जाम्पल है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये भी एग्जाम्पल याद रखो। और ये पंक्ति किसकी है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किस रचनाकार की है। और वह रचनाकार मैं बता देता हूँ, छायावाद से संबंधित है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। मैं एकदम बढ़िया हूँ राहुल। यशोधरा किस रचनाकार की है? यशोधरा तुम, यशोधरा किसकी रचना है?
अब हम इसके बाद हमने शब्द शक्ति पढ़ लिया, अब हम काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। सभी बताओ एक बार समझ में आया? शब्द शक्ति बहुत ऐसा नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और शब्द शक्ति में बस ये है, आपको 3 शब्द शक्तियाँ समझनी होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। और बहुत अच्छा समझने वाले भी कभी कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि लक्षणा और व्यंजना को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। अविधा तो निश्चित तौर पर आप समझ लेते हो। नमस्ते नमस्ते प्रतिभा, मैथिली शरण गुप्त, गुड। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में दूध और क्या क्या था वो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, एक बार बताओ शब्द शक्ति सबको समझ में आया? प्रीति, राहुल, लिपि, प्रतिभा, रेनू, शबनम। ठीक है, पहले पढ़ रखा है तो फिर रिवीजन हो गया, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हम काव्य लक्षण को एक बार देख लेते हैं कि काव्य लक्षण होता क्या है। सबसे पहले काव्य लक्षण, लक्षण का मतलब आपको पता है लक्षण किसे कहते हैं? इसमें लक्षण एक शब्द है, इसी को समझने की आवश्यकता है। जैसे आपको देखते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं? तो लक्षण शब्द से आप लोग क्या समझते हो? कोई बताएगा क्या? हाँ, गुण। लक्षण यानी गुण। दोष भी हो सकता है, केवल गुण थोड़ी है। दोष की वजह से भी तो कहा जाता है, उसके अंदर कोई दोष भी तो लोग देख के कहते हैं कि वो चोर दिख रहा है आजकल, उसके लक्षण चोरों की तरह दिख रहे हैं, या फिर इसके लक्षण आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अच्छा करेगा, तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं। तो मोटी मोटा ये है लक्षण कि उसको देख करके लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है, अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषाएं देते हैं, डेफिनेशन देते हुए दिखाई देते हैं। तो काव्य लक्षण का मतलब यही समझो कि काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि काव्य की लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी कि किसे काव्य कहा जाए, काव्य किस तरह का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, मास कॉम में हम जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसके घटक, एलिमेंट को जब हम घटक को जब देखते हैं, उसके तत्वों को देखते हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि जब आप कोई समाचार लिखते हो तो उसमें कौन कौन से घटक या फिर कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो लोग कहा जाता है कि 5WH, ठीक है, ये फैमिली होती है, 5WH फैमिली ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि उस पूरे समाचार में 5 तरह के W यानी वाट, वाई, व्हेन, इस तरह के 5 W और एक H यानी हाउ, कैसे, ये सारे तत्व उस समाचार में होने चाहिए। तो ऐसे ही आप लक्षण को भी रिलेट कर सकते हो कि लोगों ने किसे, कैसा, किस तरीके का या फिर किस तरीके की कविता होनी चाहिए, काव्य होना चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग काव्य शास्त्री, अलग अलग काव्य पर विचार करने वाले विद्वेता अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। तो जो वो अपनी बात रखते हैं उसी को हम काव्य लक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर बनता है, तो घर बनते समय, या फिर छोटी सी बात है, कि आप खाना बना रहे हो, मानो चाय बना रहे हो, तो चाय बनाते समय कुछ सबसे पहले आपको किसी ने बताया होगा ना कि चाय में ये चीज़ें पड़ती हैं। उसके बाद किसी ने बताया होगा नहीं काली चाय भी बनती है। फिर किसी ने बताया काली चाय बनती है और उसमें नींबू भी पड़ता है।
चाय उसी को कहते हैं। जिसने कभी दूध की चाय ना पी हो, जिसने केवल ब्लैक टी पिया हो, वो चाय को जब भी देखेगा तो ब्लैक ही तो देखेगा। और जिसने कभी ब्लैक टी ना पिया हो, केवल दूध डाल के चाय पिया हो या फिर ग्रीन टी पिया हो, उसे तो ग्रीन टी ही दिखाई देगा ना चाय में। तो जिसने जिस तरीके से कविता को जिया, कविता को लिखा, कविता को समझा, उसने उस तरीके से अपने अपने अनुसार कविता की परिभाषाएं दी, कविता के लक्षण को बताया, और उन्होंने इस तरीके से बोला कि इसी तरह की कविता होनी चाहिए आगे के लिए। तो इससे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए हो कि काव्य लक्षण होता क्या है। तो इसके संदर्भ में भारतीय काव्य शास्त्री हैं आचार्य भामा, वो कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, यानी शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ सहित, शब्द और अर्थ, ठीक है, इन दोनों के संयोग से जो बातें निकल के आती हैं, निश्चित तौर पर वही क्या है, काव्य है। इस तरीके की बात वो करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप केवल इसको याद कर सकते हैं कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सारे डिफिनीशन, ये लक्षण जो अलग अलग काव्य शास्त्री देते हैं, उसे आप ध्यान में रखो, याद कर लो, नोट कर लो, बार बार रिवाइज करते रहो। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली, दंडी देते हैं इस तरह की परिभाषा। काव्य शब्दों यगुड़ालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते वामन, ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्द ही, यानी नए नए अर्थ उद्घाटित करने वाले शब्द ही काव्य हो सकते हैं, ऐसा रुद्रट कहते हुए दिखाई देते हैं। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्य तद्विलाद कारिणी, ऐसा कुंतक कहते हैं। निर्दोष गुणत्वालंकार लंकृतम रसान्वित कवि कुर्वन कृति कीर्ति प्रीति च विंदति, ऐसा भोजराज कहते हुए दिखाई देते हैं। तद दोषो शब्दार्थो शगुड़ा वलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काव्य लक्षण को लेकर के उक्ति है, इसे आप ध्यान में रखो, कई बार पूछा गया है, ठीक है। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति क्षेमेंद्र के लिए जाना जाता है, और साहित्य में उसका अपना एक अलग स्थान है, ठीक है, काव्य का। इस तरीके से वो काव्य का लक्षण के संदर्भ में अपनी बात करते हुए दिखाई देते हैं। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात जिसमें कोई दोष ना हो, अदोषौ सगुणौ, जिसमें कोई दोष ना हो, सभी गुणों से युक्त हो, अलंकार हो उसमें, और इस तरीके से जो शब्द जिस तरीके जो अर्थ देते हैं उसे ही काव्य कहा जाए, ऐसा हेमचंद कहते हुए दिखाई देते हैं। निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणम भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिका काव्य नाम वाक, ऐसा जयदेव कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, ये इनकी इंपॉर्टेंट उक्ति है, आप लोग ध्यान में रखिए। शब्दार्थ वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्ताक काव्यम विद्याधर, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ऐसा जगन्नाथ कहते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लास्ट के जो 3 लोग हैं ना, जैसे इसमें से महत्वपूर्ण आप लोग मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा याद कर लो। एक तो भामा को याद कर लो, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। उसके बाद आप लोग मम्मट को याद कर लो, हेमचंद को याद कर लो, जयदेव को छोड़ भी सकते हो, विश्वनाथ, और डेफिनेशन से ही प्रश्न पूछा जाता है और कुछ अलग से नहीं। और उसके बाद देखते हैं कुछ जो हमने जिनको पढ़ा भी है, किस इन्हीं उक्तियों को कविता पढ़ते हुए देखा है, या फिर उपन्यास, अलग अलग विधाओं को पढ़ते हुए इन सभी उक्तियों को देखा है। हम दोबारा से देखते हैं। ऐसा हमारे आज जो बाद के लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण उक्तियाँ हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं इसके संदर्भ में कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह निबंध भी है, ध्यान में रखिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम ही क्या है, साहित्य है, यानी ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है। कविता क्या है? प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक उक्ति है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है। ठीक है, यानी जो मनोभाव हैं वो शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। गद्य और पद्य को लेकर भी कई बार विवाद छिड़ा है कि जो पद्य में हो निश्चित तौर पर उसी को कविता कहा जाए, गद्य में जो है उसे कविता ना कहा जाए, उसे गद्य की कोई अलग विधा कही जाए। तो यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी उसको कैसे एक में मिक्स करते हुए दिखाई देते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, यानी जो भी चीज़ हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं वही कविता है, चाहे वह गद्य में हो या फिर पद्य में हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। साहित्य जीवन की आलोचना है, ऐसा प्रेमचंद कहते हुए दिखाई देते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। ठीक है, यानी कविता को आप विज्ञान की तरह नहीं देख सकते, ऐसा प्रसाद कहते हुए दिखाई देते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ऐसा सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र इसके संदर्भ में कहते हैं कि काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, यानी कविता सबसे पहले है, अंत में शब्द है। ठीक है, ऐसा आज्ञे कहते हैं। उसके बाद धूमिल कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल। उसके बाद कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, उनको भी देख लो कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कविता क्या है? हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ इस तरह की बात करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद कॉलरिज जो हैं, जिन्होंने कल्पना सिद्धांत दिया, वो कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। तो आपको काव्य लक्षण के अंतर्गत इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। काव्य लक्षण यहीं तक था, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं था जिसे हमें काव्य लक्षण के अंतर्गत देखना था। आप लोगों को शब्द शक्ति और काव्य लक्षण समझ में आया? एक बार आप बताओ, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। समझ में आया? हमने जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के भी 2 टॉपिक को हमने कवर कर लिया आज। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम यहीं तक करेंगे, यानी काव्य लक्षण तक। आगे की क्लास में हम देखते हैं, कल की क्लास में काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इन दोनों टॉपिक को करेंगे। ठीक है, आज की क्लास से संबंधित या फिर किसी तरह से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हम 2 से 3 मिनट रुकेंगे अभी, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हमने आज 2 टॉपिक करना था, काव्य लक्षण और काव्य शब्द शक्ति, तो हमने दोनों को अच्छे से कवर किया। निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप में से किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो आप तो पूछ सकते हो, बता सकते हो। जो भी यहाँ पर यूजीसी नेट से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस कैलेंडर को ध्यान में रखिए। इस समय हम
यूनिट 8 के अंतर्गत लगी हुई जितने भी नाटक हैं हम उसे बारी बारी से पढ़ रहे हैं। हम उसके लाइन बाय लाइन को पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है लेवी, अभी फिलहाल तो अभी हमने 2 नाटक को पढ़ लिया। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर एक देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। आप जाइएगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आप विजिट करिए आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो है यूनिट 8 हिंदी नाटक का। इसे आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि 2 नाटक यानी अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों नाटक को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यहाँ तक कि आधुनिक काल के सभी विधाओं को भी हमने देखा है, पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है। महत्वपूर्ण रचनाकारों को देखा है, जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिए काव्यशास्त्र के सभी पीवाईक्यू को हमने कराया है और काव्यशास्त्र को हम अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हैं आपके सामने। आज की क्लास में हमने काव्यशास्त्र देखा। वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 के अंतर्गत, वैचारिक पृष्ठभूमि यूजीसी नेट के अंतर्गत जो यूनिट 4 है उसके भी सभी पीवाईक्यू को हमने देखा और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम अब इस बार जून से पहले हम उसे कवर करेंगे। यूनिट 1 भाषा विज्ञान के भी पीवाईक्यू को हमने देखा। 2006 से लेकर के अब तक के जितने भी पीवाईक्यू में हमने सभी पीवाईक्यू को यहाँ पर देखा है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट में दिखा रहा हूँ। वहीं पर आप जाइए यूनिट 9 हिंदी निबंध के 11वें निबंध को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। उसके महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखा है। उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्य के साथ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जिसके आने की संभावनाएं अधिक से अधिक प्रबल हो जाती हैं, हमने उसको देखा है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत जो 21 कहानियां लगी हुई हैं, उन 21 कहानियों को भी हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। और अगर आप इन सभी कहानियों के प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इन सभी कहानियों के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल आपकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया, पीवाईक्यू इन सब का नहीं डालेंगे प्लेलिस्ट में। सबका पीवाईक्यू अब देखो क्या है कि अब पढ़ेंगे सारे पीवाईक्यू की क्लास जैसे जैसे होगी, जो जिसकी भी क्लास जैसे होती है हम उसका प्लेलिस्ट बना देते हैं और उस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही और कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं, किसी को कुछ अगर नहीं कहना है तो। सभी को धन्यवाद और गुड इवनिंग। बोलो राहुल, कुछ तुम शुरू में आए थे तो कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, बाय। जिसे जाना है वो जा सकता है। अब कुछ पढ़ाई की ऐसी बात नहीं है, किसी को रुकना है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हम वैसे लीव ही करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।